हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए, आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं टीलाल लेक्चरर जेआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा जो निर्धारित कक्षा 12 के लिए विषय आपका हिंदी है और हिंदी में खंड का काव्य भाग है। और काव्य भाग को ही हम काव्यांजलि के नाम से भी जानते हैं कि पुस्तक का नाम है काव्यांजलि। पाठ 11, इस पाठ 11 के अंतर्गत ये हिंदी जो है पाठ 11 ये साहित्यिक हिंदी जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए अनिवार्य है। और इस के अंतर्गत आपके जो विविध दिया गया है, इस विविध के अंतर्गत मधु की एक बूंद नामक शीर्षक है। इस मधु की एक बूंद शीर्षक के जो कविता है, इस पद्य के लेखक हैं कवि नरेंद्र शर्मा जी हैं। और नरेंद्र शर्मा जी का आज हम आप लोग जीवन परिचय और सबसे पहले इस पीडीएफ के अंतर्गत हम आपको नरेंद्र शर्मा जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनका काव्य सौंदर्य और इनकी रचनाएं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मधु की एक बूंद की इनकी व्याख्या आपको बताई जाएगी, संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या। और उसके बाद इसके पाठ पद्यांश पर कौन कौन से पद्यांश इसके इम्पॉर्टेंट हैं, जो अति महत्वपूर्ण पद्यांश है उसका, जैसे कि आपकी जो परीक्षा में आने उपयोगी हैं और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन पद्यांशों की हम कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम बताएंगे और उनके उत्तर भी आपको स्पष्ट करेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग पूरे मन के साथ, प्रसन्नता के साथ तैयार हो जाएं और उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्न बोधात, उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। इसी आशा और विश्वास के साथ आइए आप सभी हम लोग जुड़ते हैं और मधु की एक बूंद का आनंद लेते हैं कि नरेंद्र शर्मा जी ने क्या बताया है। पहले नरेंद्र शर्मा जी के बारे में जान लेते हैं कि नरेंद्र शर्मा जी क्या कैसे एक अच्छे कवि बने। आइए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नरेंद्र शर्मा जी का ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। नरेंद्र शर्मा जी की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। नरेंद्र शर्मा जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में। अगर प्रश्न में तो आपको देना होगा कि छायावादोत्तर काल में, ये छायावाद के बाद का जो समय है, छायावादोत्तर काल में अपने प्रणय गीतों के और सामाजिक भावना और क्रांतिकारी कविताओं से ये जनमत की भावनाओं को गहराई तक प्रभावित करने वाले कवि नरेंद्र शर्मा जी को एक विशिष्ट कवि माना जाता है। ये एक भावुक और कल्पनाशील कवि हैं। अनुभूति की गहनता पर आधारित इनके गीत बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं। कविवर नरेंद्र शर्मा जी का जन्म जिला बुलंदशहर की जहांगीरपुर नामक स्थान में 28 फरवरी 28 फरवरी सन 1923 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके पश्चात एक पत्रकार के रूप में इन्होंने पत्रकारिता करने लगे। पत्रकार के रूप में साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया था। सन 1938 ईस्वी से लेकर के 1940 ईस्वी तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कार्यरत रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में इन्होंने कार्यरत रहे, सेवा किया और स्वतंत्रता आंदोलन में शर्मा जी को जेल भी जाना पड़ा, अर्थात जेल में रहे। जेल से छूटने के पश्चात लगभग 10 वर्षों तक आपने मुंबई अर्थात बंबई में रह करके इन्होंने फिल्मी दुनिया में अर्थात फिल्मों में गीत एवं संवाद लेखन का कार्य किया था। इसके पश्चात ये ऑल इंडिया रेडियो में कार्यक्रम नियोजक रहे। बहुत अच्छे अच्छे पदों पर रहे। बहुत अच्छा इनका साहित्यिक जीवन रहा है। और किस तरीके से ये एक बुलंदशहर जहांगीर में नामक स्थान में इनका जन्म हुआ और विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने एमए की परीक्षा पास की। उसके बाद पत्रकार हो गए और पत्रकारिता के बाद ये कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कार्य करते रहे।
स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको जेल भी जाना पड़ा। जेल से छूटे तो ये बॉम्बे चले गए और बॉम्बे में ये रह करके विभिन्न फिल्मों में इन्होंने गीत एवं संवाद लेखन का भी कार्य किया। उसके बाद ये ऑल इंडिया रेडियो में कार्यक्रम के नियोजक भी बने गए और नियोजक रहे। आप देखिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे इन्होंने लिखा था सूल और फूल, सूल फूल कर्ण फूल। इन्होंने ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सूल फूल कर्ण फूल, प्रवासी के गीत, पलाश वन और मिट्टी और फूल, हंसला हंसमाला इन्होंने क्या लिखा है, हंसमाला और रक्त चंदन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन रचनाओं से ये इतिहास आपके हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आज भी अमर है। आइए देखते हैं इनका काव्यगत विशेषताएं कैसी हैं। तो आपने अभी जीवन परिचय और उनकी रचनाएं जाना है, अब आप जान लें इनका काव्यगत विशेषताएं क्या है। तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी की काव्य रचना के भाव पक्ष एवं कला पक्ष की विशेषताओं पर इस प्रकार प्रकाश डाला गया है। तो आइए इसका विवेचन करते हैं। पहले आप भाव पक्ष जानेंगे। भाव पक्ष के अंतर्गत भावात्मक अनुभूति की तीव्रता एवं सहजता की दृष्टि से नरेंद्र शर्मा जी के गीतों की एक अपनी अलग विशिष्ट विशेषता रही है और इस अपनी विशेषता के कारण ही उनके गीतों में चित्रात्मकता है। नरेंद्र शर्मा जी के गीतों में चित्रात्मकता है, सजीवता है, आत्मीयता का भाव भी है। जिस तन्मयता से इन्होंने प्रेमी मानस के हर्ष और विषाद, दो चीजें होती हैं, हर्ष माने खुशी और विषाद जिसे दुख या शोक पीड़ा को वाणी दी है, उसी प्रकार ही आक्रोश से भरे विद्रोही स्वर में इन्होंने विशाल जनमानस की व्यवस्था, जो उन तत्कालीन समाज की जो समस्याएं थीं तथा विद्रोह भावना एवं नव निर्माण की चेतना को भी मुखरित किया है, उसको भी वाणी दी है। इनके गीतों का जो परिवेश था एवं भाव जनमानस से जुड़ा लगता है, अर्थात इनके गीतों का जो परिवेश एवं भाव वो जनमानस से जुड़ा हुआ लगता है। इसी कारण इनकी भावानुभूति अत्यंत ही तीव्र और प्रभावी सिद्ध हुई है। नरेंद्र शर्मा ने प्राकृतिक सौंदर्य, मानव सौंदर्य, प्रेम अनुभूति, विरह एवं मिलन की भावनाओं को अत्यंत मर्म स्पर्शी रूप में अभिव्यक्त किया है। आइए अब इनका देखिएगा कला पक्ष कैसा है। पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने मुख्यतः गीत काव्य की रचना की है, अतः इनमें छंद एवं लय की मधुरता अपने चरमोत्कर्ष में व्यक्त हुई है। इनमें जो छंद है और एवं लय की जो मधुरता है चरमोत्कर्ष में व्यक्त हुई है। इनकी भाषा साहित्यिक होते हुए भी सरल, बोधगम्य एवं भाव प्रधान भी है। इन्होंने अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है, किंतु वे गीत के भावों में इस प्रकार घुल मिल करके अभिव्यक्त हुए हैं कि वे भावों को तीव्र बनाने में ही सहायक हुए हैं। आगे देखिएगा, ये अब आ गया है पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने मधु की एक बूंद लिखा। इस मधु की एक बूंद में क्या बताया गया है कि सृष्टि का हर चेतन मधु की एक बूंद के लिए, अर्थात मधु की एक बूंद का मतलब आनंद के एक क्षण की संप्राप्ति के लिए, उसको पाने के लिए जीवन भर प्रयास करता रहता है। कला, संस्कृति, दर्शन एवं साहित्य सभी के प्राण तत्व के रूप में मधु की एक बूंद को प्रतिष्ठित किया गया है, अर्थात आनंद को प्राप्त को वहां पर प्रतिष्ठित किया गया है। हमारे सभी क्रियाकलाप वस्तुतः इसी आनंद के क्षण की खोज के लिए है। पंडित नरेंद्र शर्मा जी यही विचार अपनी इस रचना के माध्यम से प्रकट करना चाहते हैं। और क्या करते हैं, आइए शुरू करते हैं। पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने मधु की एक बूंद लिखा और उस मधु की एक बूंद में क्या लिखा है सुनिएगा। मधु की एक बूंद के पीछे
पंडित जी क्या कहते थे कि मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे। मधु की एक बूंद धूमिल घन, दर्शन और बुद्धि के लेखे। सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि, विज्ञानी विद्या के अंधे। और मधु की एक बूंद के पीछे, या मधु की एक बूंद बिन कैसे, जीव करे जीवन के धंधे, जीव करे जीवन के धंधे। आइए सबसे पहले अब हम आप लोग इसका जो संदर्भ है और इसकी जो व्याख्या है, इसका प्रसंग है, इस पर हम आप लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए संदर्भ कैसे आप लिखेंगे। मधु की एक बूंद में प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत जो पद्यांश हैं ये छायावादोत्तर काल के बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा जी द्वारा विरचित काव्य संग्रह बहुत रात हो गई है या बहुत रात गई से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से संकलित मधु की एक बूंद से उद्धृत है। मधु की एक बूंद से उद्धृत है। और सरल भाषा में यदि आप संदर्भ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के मधु की एक बूंद नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत हैं। इसकी रचयिता छायावादोत्तर काल के प्रसिद्ध गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा जी हैं। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अपने प्रणय गीतों और सामाजिक भावना प्रधान कविताओं के माध्यम से पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने भारतीय जनमानस को अत्यधिक प्रभावित किया है। और भारतीय उनकी मधु की एक बूंद जो ये कविता है ये आध्यात्मिक और दार्शनिक भावों पर आधारित है। आध्यात्मिक तथा दार्शनिक भावों पर आधारित है। इसमें कवि ने क्या बताया है? इसमें कवि ने बताया है कि सृष्टि का प्रत्येक चेतन प्राणी मधु की एक बूंद अर्थात आनंद का अभिलाषी है। आनंद को पाने के लिए वो लालायित है और इसी क्षण को पाने के लिए वह सदैव प्रयत्नशील रहता है, कुछ न कुछ काम धंधे करता रहता है। कैसे? मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या किया कि मधु की एक जो बूंद है ये आनंद है। मधु की एक बूंद क्या है? वो आनंद है। आनंद के पीछे, आनंद को प्राप्त करने के लिए मानव ने क्या क्या दुख देखे हैं। नाना प्रकार की दुख झेलता है, नाना प्रकार की दुख और पीड़ा कष्ट सहन करता है। मधु की एक बूंद धूमिल घन में लेखक ने अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहा कि मधु की एक बूंद अर्थात आनंद को प्राप्त करने के लिए मानव ने जो असंख्य दुख देखे हैं, दुख भोगे हैं, इसमें कवि ने इन दुखों का वर्णन अपनी वाणी के द्वारा नहीं हो सकता है कि कौन कौन से दुख उन्होंने उठाए हैं। दर्शन और बुद्धि के आनंद का वो एक क्षण मटमैला है, धूमिल है। मटमैला है अर्थात धूमिल है। धूमिल माने क्या होता है? मटमैला है अर्थात मटमैले बादल के समान है। किसके समान? घन। घन माने बादल के समान है। दर्शन और बुद्धि के लेखे। और इसी क्षण मतलब जिस प्रकार से मटमैले बादलों के पार कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार आनंद की वास्तविक अनुभूति के पीछे वास्तविक अनुभूति भी असंभव है। अर्थात उसी प्रकार आनंद की वास्तविक अनुभूति भी संभव नहीं है। दर्शन और बुद्धि के जो लेखे हैं, जो दर्शन और बुद्धि के इस आनंद की खोज में लगे हैं, किंतु अभी तक खोजने का जो खोज का मार्ग है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ अर्थात दिखाई नहीं दिया है। सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि, ये संपूर्ण सृष्टि अज्ञान के कोल्हू में बैल की तरह जुटती है। अज्ञान के विद्या माने क्या होता है? अज्ञान के जो कोल्हू की भांति अर्थात अज्ञान
अज्ञानी बैल की तरह के, वो कोल्हू के बैल की तरह जुटी रहती हुई है। और यदि विज्ञानी विद्या के अंधे, यदि व्यक्ति को यदि व्यक्ति को और उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये जो देखिएगा किस तरीके से मनुष्य जो होता है वो आनंद को प्राप्त करने के लिए इस सृष्टि में अज्ञान के कारण, अज्ञानता के कारण कोल्हू के बैल की भांति वो जुटा हुआ है और निरंतर चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जितने भी वैज्ञानिक है वो अपने अज्ञानता के अहंकार के अंधे, अज्ञानता में, अपने ज्ञान के अहंकार में, जितने भी विज्ञानी हैं, विज्ञानी माने क्या होता है, विज्ञान को पढ़ करके जान करके विद्या के अंधे हो गए हैं। उनको विद्या के अंधे होने का एक मुहावरे के लोकोक्ति के रूप में कहा गया। और यहाँ पर विज्ञान के अपने मद में, उस अहंकार में अंधे हो गए हैं। मद की एक बूंद बिन कैसी, यहाँ पर दिया आनंद की उस एक बूंद का रहस्य उन्हें भी ज्ञात नहीं है, उन्हें भी पता नहीं है। जीव कैसे करे जीने के धंधे, अर्थात मधु की इस बूंद के अभाव में मानव ने अपने जीवन का संचालन किस प्रकार कर सकता है। जब तक ये आनंद की प्रेरणा नहीं होगी, व्यक्ति मार्ग में थक करके बैठ जाएगा, अर्थात वो काम धंधा बिल्कुल नहीं कर पाएगा। आगे की देखिए कुछ पंक्तियां हैं, इन पर भी नजर डालेंगे। मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपनापन, क्यों दे श्रमिक पसीना सैनिक क्यों दे श्रमिक पसीना सैनिक लहू, करे क्यों जाया जापा। अर्थात इसमें भी देखिएगा किस प्रकार से कवि कहता है कि मधु की एक बूंद से भी यदि व्यक्ति की आत्मीयता नहीं हो सकी, उसका अपनापन नहीं हो सका, अपना मन का अपना पा नहीं सका, अर्थात अपनापन एक तरीके से यहाँ पर आत्मीयता नहीं हो सकी, यदि व्यक्ति को अपने कर्म और कर्तव्य कर्म में करते समय क्षण भर के लिए भी यदि उसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर ये मजदूर वर्ग भी क्यों पसीना बहा रहा है, ये पसीना क्यों बहाएगा। ये सैनिक अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपने खून को क्यों देगा, अपना रक्त क्यों बहाएगा। और नारी, यहाँ पर नारी दिया गया है, क्यों जाया जापा। जाया माने होता है पत्नी, नारी, स्त्री, भार्या, दारा, ललना, कलत्री। ये जाया जो है वो स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। तो ये नारियां क्यों जापा करेंगी। जापा का मतलब होता है क्यों ये प्रसव की पीड़ा को, दर्द को सहन करेंगी, अर्थात नारी प्रसव के कष्ट और पीड़ा को क्यों सहन करेगी। तात्पर्य यह है कि जगत का प्रत्येक मधु, इसी के साथ तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जगत का प्रत्येक कार्य मधु की एक बूंद अर्थात उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही संपादित किया जाता है। इसी के साथ आइए ये कुछ और पद दिए गए हैं, इसमें भी पहले उसके इन पदों को अध्ययन करने से पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा काव्य सौंदर्य आपको बताने गया है और काव्य सौंदर्य पर अपनी नजर डालने। प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं, इस गीत में मधु का प्रतीकात्मक रूप आनंद है। मधु का प्रतीकात्मक रूप क्या है, आनंद है। ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, और दार्शनिक भावाभिव्यक्ति हुई है। भाषा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली इसमें प्रतीकात्मक है, और अलंकार इसमें उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और गुण इसमें प्रसाद है, गुण इसमें प्रसाद है। तो आइए कुछ इनका जो अवशेष है मधु की एक बूंद, उसको भी पढ़ लेते हैं और इसका भी आनंद लीजिएगा। मधु की एक बूंद से बचकर व्यक्ति मात्र की बची चदरिया, ना घर तेरा ना घर मेरा, रैन बसेरा बनी नगरिया। लेखक ने कितनी मार्मिक बात कही है कि न यह घर तेरा है न घर मेरा है, ये केवल रैन बसेरा है, अर्थात कुछ समय के लिए, रात्रि बिताने के लिए, कुछ समय बिताने के लिए ही आप यहाँ पर ये नगरी बनी हुई है और इसी में हम आप लोग रहते हैं।
जिस प्रकार से राहगीर लोग आते हैं और कुछ क्षण के बाद चले जाते हैं। और मधु की एक बूंद बिन रीते पांचों कोश और पांचों जन, मधु की एक बूंद बिन हमसे सभी योजनाएं 100 योजन, मधु की एक बूंद बिन ईश्वर शक्तिमान भी शक्तिहीन है, मधु की एक बूंद सागर है, हर जीवात्मा मधुर मीन है, हर जीवात्मा मधुर मीन है। प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां में हैं, इनमें भी संदर्भ आप पूर्व की भांति ही रखिएगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के मधु की एक बूंद नामक शीर्षक पाठ से ली गई हैं, अवतरित हैं। इसके रचयिता छायावादोत्तरकालीन पंडित नरेंद्र शर्मा जी हैं। और पंडित नरेंद्र शर्मा जी क्या बताते हैं कि कवि ने यहाँ पर कवि ने बताया है कि सृष्टि का प्रत्येक चेतन प्राणी मधु की एक बूंद अर्थात आनंद का अभिलाषी है, और इसी क्षण को प्राप्त करने के लिए वह सदैव प्रयत्नशील रहता है, अर्थात लगा रहता, प्रयास करता रहता है। देखिए, कवि ने स्पष्ट किया है कि मधु की एक बूंद से बचकर कि व्यक्ति को के असत्य ज्ञान और आडंबर की जो चादर का अस्तित्व है, बनी चदरिया है ना, व्यक्ति मात्र की बनी चदरिया, अर्थात अस्तित्व। ये जो व्यक्ति है, कवि का अपना देखिए, कवि कहता है कि व्यक्ति के असत्य ज्ञान और आडंबर की चादर का अस्तित्व भी इसी कारण है कि इसे आनंद की एक बूंद की प्राप्ति, आनंद की एक बूंद की प्राप्ति नहीं हुई। यह संसार तो रैन बसेरा है, अर्थात कुछ देर का ही आवास है। ये रैन बसेरा माने क्या होता है? कुछ समय के लिए ही निवास स्थान है, और यहाँ हमें कुछ समय तक ही विश्राम करना है। ये किसी का स्थायी घर नहीं है, ना घर ये हमारा है, ना घर किसी आपका है, ना किसी का है। यहाँ तो एक निश्चित समय के लिए लोग आते हैं और रह करके अपना चले जाते हैं। फिर के मधु की एक बूंद बिन रीते, आनंद की एक बूंद अर्थात इस एक क्षण के अभाव में पंचकोश, ये दिया है पांचों कोश और पांचों जन। ये 5 कोश क्या हैं कि 5 कोश आपको शरीर को संगठित करने वाले 5 कोश बने हुए हैं। कहीं प्राणमय कोश है, अन्नमय कोश है, तो इन सभी कोशों को आप जान लीजिएगा, आपको बताएंगे हम। और पंचजन, यहाँ 5 प्रकार के जनों का समूह है। जो 5 जन हैं वो आपको 5 तत्व हैं। ये 5 तत्वों से मधु की एक बूंद बिन हमसे, अर्थात सभी शून्य में निष्प्रभ हैं। किस प्रकार से 5 जन, ये 5 कोश और 5 जन सभी शून्य और निष्प्रभ हैं। इस आनंद के अभाव में हमारी सारी योजनाएं हमसे 100 योजन दूर प्रतीत होती हैं। 100 योजन, कितनी योजन? अर्थात दूरी की एक प्राचीन नाप आपको बताई गई है कि 100 योजन की दूरी पर है। ये प्राचीनतम नाप है। इसी के साथ मधु की एक बूंद बिन ईश्वर, अर्थात इस आनंद की एक बूंद के बिना सर्वशक्तिमान ईश्वर भी निर्बल, दुर्बल और शक्तिहीन, कमजोर है। शक्तिमान भी जो ईश्वर ताकतवर है, वो भी इस आनंद की बूंद के बिना वो शक्तिहीन है, दुर्बल है, कमजोर है, जर्जर हो जाता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इस मधु की एक बूंद की सागर के समान है। किसके समान? मधु की एक बूंद इस समुद्र के समान है, सागर समुद्र के समान है। हर जीवात्मा मधुर मीन है, और इस सागर, आनंद रूपी सागर जो ये बना है, मधु की एक बूंद जो है वो सागर के समान है। और इसमें प्रत्येक जीवात्मा, ये प्रत्येक प्राणी उसकी मनोहर मछली के तरीके है। ये मधुर मीन, मधुर मीन आप जान रहे हैं, मधुर मीन माने होता है मछली, एक मनोहर मछली के समान है।
और वहाँ पर निवास कर रहा है, विचरण कर रहा है। इस प्रकार से आपने अध्ययन किया। इसका कुछ पंक्तियां और शेष हैं। मधु की एक बूंद पृथ्वी में, मधु की एक बूंद सभी रवि में, मधु की एक बूंद पृथ्वी में, मधु की एक बूंद पृथ्वी रवि में, मधु की एक बूंद शशि रवि में, मधु की एक बूंद कविता में, मधु की एक बूंद है कवि में, मधु की एक बूंद के पीछे मैंने अब तक कष्ट सहे शत। मधु की एक बूंद मिथ्या है, कोई ऐसी बात कहे मत, कोई ऐसी बात कहे मत। यहाँ पर लेखक ने मधु की एक बूंद को बताया है कि कहाँ कहाँ है। विभिन्न स्थानों का वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं कि मधु की एक बूंद, ये जो आनंद है, ये आनंद पृथ्वी में है। कहाँ पर है? आनंद पृथ्वी पर है। और ये आनंद सूर्य और चंद्रमा पर है। शशि मने चंद्रमा और रवि मने सूर्य। शशि और चंद्रमा पर है, अर्थात शशि अर्थात चंद्रमा और रवि मने सूर्य। ये चंद्रमा और रवि सूर्य में है कविता। और मधु की जो एक बूंद है, जो यह आनंद है, आनंद कविता में भी है और आनंद कवियों में भी है। किसमें है? आनंद कवि में विद्यमान है। मधु की एक बूंद कहाँ कहाँ, यह आनंद कहाँ कहाँ विद्यमान है, लेखक ने स्पष्ट कर दिया कि आनंद पृथ्वी में भी है, आनंद चंद्रमा पर भी है, आनंद पृथ्वी पर भी है, ये आनंद सूर्य पर भी है और आनंद कविता में भी है, आनंद कवि में भी विद्यमान है। मधु की एक बूंद के पीछे तात्पर्य है कि सृष्टि का प्रत्येक चेतन अथवा जड़ पदार्थ इस आनंद की खोज में लगा रहता है और कवि की कविता भी आनंद की खोज और उसकी प्राप्ति का ही परिणाम होती है। इस प्रकार से लेखक ने स्पष्ट किया कि इस आनंद को प्राप्त करने के लिए, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमने अनेक प्रकार के कष्ट सहे हैं। क्या सहे? कष्ट। हमने अब तक नाना प्रकार के कष्ट, सैकड़ों कष्ट उठाए हैं और पीड़ाओं को हमने सहा है। इसलिए कोई भी ये बात न कहे कि आनंद मिथ्या है और असत्य है। ऐसी बात मत कहे कि ये मिथ्या है, झूठ है, गलत है, असत्य है, अर्थात ये बात कहने लायक नहीं है। ये जो काव्य पंक्तियां आपने सुनी, इसकी व्याख्या सुनी है। अब इस काव्य पंक्तियों का जो काव्य सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य अध्ययन कर ले। इस गीत में भी देखिए, इसके पहले भी आपको हमने स्पष्ट किया कि यहाँ पर भी इस गीत में मधु का प्रतीकात्मक रूप आनंद है, प्रतीकात्मक रूप आनंद है। दर्शन और में दार्शनिक और भावाभिव्यक्ति है। साहित्यिक ये भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली इसकी प्रतीकात्मक है। अलंकार इनमें रूपक भी है, उपमा भी है, अनुप्रास भी है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। गुण इसमें प्रसाद गुण है। और पंचकोश जो आपसे बताया था कि 5 कोश जो इसमें दिए गए हैं, ये 5 कोश कौन कौन से हैं? ये अन्नमय कोश होता है, प्राणमय कोश होता है, मनोमय कोश होता है, विज्ञानमय कोश होता है और आनंदमय कोश है। ये 5 कोश हैं। और 5 जन जो आपको कहे जाते हैं, 5 जन में गंधर्व, पितर, यक्ष, राक्षस, देव और असुर हैं। गंधर्व और देव, पितर, राक्षस और असुर, ये 5 जन हैं। तो 5 कोश और 5 जन भी आपको हमने स्पष्ट किए हैं। इसी के साथ में आगे देखिएगा इस पद्यांश का भी कि इस गीत में मधु का जो प्रतीकात्मक रूप प्रस्तुत किया गया है। भाषा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली इसकी प्रतीकात्मक। अलंकार भी इसमें रूपक भी है, उपमा भी है और अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। गुण इसमें प्रसाद है। तो अभी तक जो हम आप लोगों ने इसका जो संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या और इसका काव्यगत सौंदर्य आपने अध्ययन किया है, इसको जाने हैं। और इसी के साथ अब आप देखिएगा आगे जो हम बता रहे हैं कि इन जो पद्यांश, इनका जो काव्यांश है, इस कौन कौन से काव्यांश, कौन कौन से पद्यांश आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और परीक्षा में आएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे,
उन प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे। तो आइए देख लीजिएगा, ये आपका दिया गया है एक पद्यांश इस प्रकार से आपके पेपर में लिखा होगा और उस प्रश्न पत्र को पढ़ करके इसमें देखिएगा ये रेखांकित अंश भी दिया गया है और इसको पहले पढ़ेंगे। अब पढ़ने के बाद तब इसके प्रश्न जो दिए गए हैं उन प्रश्नों के ये देखिएगा ये प्रश्न आपके दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस पद्यांश को पढ़ने के पश्चात ही देना है। मध की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे, मध की एक बूंद धूमिल घन दर्शन और बुद्धि के लेखे, सृष्टि अविद्या का कोलू यदि विज्ञानी अंधा विद्या के अंधे, सृष्टि अविद्या का कोलू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे, अब मध की एक बूंद बिन कैसे जीव करे जीवन के धंधे, मध की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपना पा, क्यों दे श्रमिक पसीना सैनिक लहू, करें क्या जाया जापा, करें क्यों जाया जापा, करें क्यों जाया जापा। ये जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें आपसे पूछा गया है प्रश्न उपरयुक्त पद्यांश के कवि एवं रचना का नाम बताइएगा। तो आपको अब मालूम हो गया कि कवि कौन है और उसकी रचना का क्या नाम है। दूसरा, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है ये भी आपको स्पष्ट करना है। कवि के अनुसार किसकी अभिव्यक्ति असंभव है और प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है और रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिएगा। ये आपसे 5 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर का है। इसके यदि आप उत्तर लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और इस प्रकार से ये 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आइए, प्रस्तुत पद्यांश में नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित देखिएगा जो पूछा गया था कि इसके कौन लेखक हैं और कौन पुस्तक रचना का क्या नाम है, तो आप बताएंगे प्रस्तुत पद्यांश पंडित नरेंद्र शर्मा जी द्वारा विरचित काव्य संग्रह बहुत रात गए से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मधु की एक बूंद शीर्षक से ली गई है, उद्धृत है। और प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि इसमें कैसे आपको प्रश्न के उत्तर देना है, तो उन प्रश्नों के उत्तर आप जब लिखिएगा तो यहाँ प्रश्न नंबर बाकायदा डालिए और फिर उत्तर लिखेंगे। पहला फर्स्ट नंबर इस प्रकार से सजा करके और ये जो अंडरलाइन इसको जरूर करेंगे, ये जो सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है इनको आप जरूर अंडरलाइन करें। उसके बाद दूसरा प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि का ये कहना चाहता है कि जगत का प्रत्येक कार्य मधु की एक बूंद अर्थात आनंद प्राप्ति करने के लिए ही संपादित किया गया है और संपादित किया जाता है। जितने भी काम करते हैं केवल आनंद को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए है। कवि के अनुसार आनंद की वास्तविक अनुभूति असंभव है। जिस प्रकार से आपको बताया गया कि बादल जो होते हैं वो धूमिल बादल के उस पार क्या है, आप दिखाई में देखना संभव नहीं है अर्थात असंभव है। उसी प्रकार ये जो आप लगातार अंधकार में निरंतर मेहनत करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, ये सभी कार्य के पीछे ये अनुभूति, आनंद की वास्तविक अनुभूति जो है यह असंभव है, दर्शनीय नहीं है। चौथे प्रश्न का उत्तर आप मिलान करिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यह बताया है कि सृष्टि का प्रत्येक चेतन प्राणी मधु की एक बूंद का अभिलाषी है। किसका अभिलाषी है? मधु की एक बूंद का अभिलाषी है और उसी क्षण को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहता है। रेखांकित अंश आपसे पूछा गया था, देखिएगा ये जो रेखांकित अंश है, इस रेखांकित अंश में इसकी जो व्याख्या करनी है तो इसकी व्याख्या हम इस प्रकार से करते हैं। आप इसी प्रकार 5वां प्रश्न लिखिएगा और 5th नंबर डाल करके रेखांकित अंश ये हेडिंग की व्याख्या या हेडिंग डालिएगा और उसके बाद लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह व्यक्त किया है कि हम अज्ञानवश संसार की वस्तुओं में सुख खोजते हैं किंतु वास्तव में उनमें सुख नहीं है। इस संसार में व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए रात दिन लगा रहता है। इसके लिए वो नित नए नए कार्य करता रहता है। आज के कोठी, बंगले, कार, हवाई जहाज और वातानुकूलित ये सारे यंत्र आदि उसके इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। कवि कहता है कि इन भौतिक वस्तुओं में सुख नहीं है, सुख तो उस परम पिता की भक्ति में है, किंतु हम अज्ञानतावश इस संसार रूपी कोलू में दिन रात उस बैल की तरह
दुख झेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आज के वैज्ञानिक भी सुख साधनों के नाम पर अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, अर्थात आविष्कार करके वो नाना प्रकार के वैज्ञानिक भी नाना प्रकार के आविष्कार करके अपनी बुद्धिमानी का परिचय दे रहे हैं। वास्तव में वे बुद्धि से अंधे हैं और उनमें अज्ञानता है। जो स्वयं तो दुख के अंधे कूप की ओर जा रहे हैं, अर्थात ये वैज्ञानिक भी स्वयं दुखों के अंधे कूप की ओर जा रहे हैं और दूसरों को भी उस ओर प्रेरित कर रहे हैं, उसी अंधकार में डुबो रहे हैं, उसी दलदल में उसको फंसा रहे हैं। इस प्रकार से इसकी आपने व्याख्या समझी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पद्यांश था। और इसी के बाद एक पद्यांश आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको परीक्षा में आ सकता है, उपयोगी है। ये भी आप इसको ध्यान दे दें कि मधु की एक बूंद बिन ईश्वर शक्तिमान भी शक्तिहीन है। और मधु की एक बूंद सागर है। मधु की एक बूंद क्या है? वो सागर के समान है। हर जीवात्मा मधुर मीन है और उस आनंद रूपी सागर में जीवात्मा एक बहुत ही मनोहर मछली के समान है। मधु की एक बूंद पृथ्वी में है, मधु की एक बूंद चंद्रमा और रवि में है, मधु की एक बूंद कविता में है और मधु की एक बूंद कवि में भी है। ये इस पद्यांश है और इस पद्यांश के कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ये 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये कैसे प्रश्न है? उपर्युक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम बताइएगा, अर्थात संदर्भ लिखना है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है उपर्युक्त कविता का आशय क्या है। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जीवात्मा को मधुर मीन क्यों कहा गया है। चौथा प्रश्न है मधु की एक बूंद के बिना ईश्वर भी शक्तिहीन कैसे है, उसको सिद्ध करना है। और पांचवा प्रश्न का उत्तर है आपको, पांचवा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। इन 5 प्रश्न के उत्तर आप अपने मन मस्तिष्क में विचार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आपको ये 5 प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं, धैर्य रखिएगा। तो आइए देखिएगा, ये 5 प्रश्न के उत्तर आपने जो सोच रखा है उसको मिलान कर लीजिएगा। आप इसी प्रकार से उत्तर डालिएगा, सबसे पहले हेडिंग के रूप में और फर्स्ट नंबर डालिएगा। और इसमें लिखिए प्रस्तुत पद्यांश में इस दिया ना उपर्युक्त पद्यांश की कवि का नाम, तो आप सीधा से लिखिए उपर्युक्त पद्यांश के कवि का नाम पंडित नरेंद्र शर्मा, पूर्ण विराम लगाइए। फिर दूसरा पूछा है कविता का नाम, तो आप लिखेंगे कविता का नाम डैश करके, अब फिर आप लिखिएगा कविता का नाम क्या है, मधु की एक बूंद। ये काव्य संग्रह जो इनका रचना यदि पूछी जाती है तो रचना को आप लिख लीजिएगा बहुत रात गए। मधु की एक बूंद इसका ये कविता का नाम है और इसका संदर्भ हमने यहाँ पर नोट किया है। इस संदर्भ के माध्यम से कवि का नाम और कविता का नाम दोनों स्वतः स्पष्ट है। दूसरे प्रश्न पूछा गया है उपर्युक्त कविता का आशय क्या है, तो आप बताएंगे उपर्युक्त कविता का आशय अर्थात प्रस्तुत कविता का आशय है कि आनंद को प्राप्त करने के लिए सभी जड़ चेतन पदार्थ प्रयत्नशील रहते हैं। अगला है मधुर, तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है जीवात्मा को मधुर मीन क्यों कहा गया है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से देंगे कि मधु की एक बूंद आनंद सागर के समान है। किसके समान है? समुद्र के समान है। और प्रत्येक जीवात्मा उसकी मधुर मछली के मनोहर मछली है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मधु की एक बूंद बिना ईश्वर कैसे शक्तिहीन है। तो आप बताएंगे कि मधु की एक बूंद के बिना ईश्वर सर्वशक्तिमान, ईश्वर भी निर्बल है, कमजोर है। जैसे मधु की एक बूंद पृथ्वी में है, सूर्य में है, चंद्रमा में है, कवि में है, कविता सभी में विद्यमान है। तो जब आनंद को प्राप्त करने के लिए आप पृथ्वी में आनंद खोज रहे हैं, सूर्य में, चंद्रमा में आनंद खोज रहे हैं, कवि में खोज रहे हैं, कविता में खोज रहे हैं, तो ईश्वर को काहे खोजेंगे? इसलिए ईश्वर शक्तिहीन हो जाता है। अगला देखिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा और रेखांकित अंश की व्याख्या में आप स्पष्ट लिख दीजिएगा कि मधु की एक बूंद के बिना अर्थात उस आनंद के बिना ईश्वर भी निर्बल है, दुर्बल है, कमजोर है। अब मधु की एक बूंद सागर में है, किसमें है? सागर के समान है। और प्रत्येक जीवात्मा उस मछली की तरीके है, उसमें मधुर मछली की, मनोहर मछली की भांति है। ये
जो 5 प्रश्न आपसे पूछे गए उन पाँचों प्रश्नों के उत्तर आप इस प्रकार से देंगे तो आपको 10 नंबर इसमें मिलेंगे। तो ये 2 पद्यांश बहुत ही इम्पोर्टेंट थे इस पाठ के और इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आप जो वीडियो को पूरा देखिएगा, देख कर के आप इनके प्रश्नों को ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट करिएगा और इसलिए पीडीएफ हम बाद में देंगे आपको। पहले इन प्रश्नों को नोट करके आप स्वयं पढ़ करके आप अपने पहले उत्तर जो है वो स्वयं से देने का प्रयास करिए और अपनी भाषा शैली में दें, इनको समझें। पूरी वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद जो अगला पाठ है इसी में अगली जो कक्षा होगी वो हम आपको दूसरा जो इनका दिया गया भवानी प्रसाद मिश्रा जी का और भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, रचनाएं और उन्होंने लिखा है आपको लिए बूंद टपकी एक नभ से। कहाँ से टपकी है? बूंद टपकी एक नभ से। उसको प्रतीक मान करके उन्होंने जो आपको संदेश दिया है और जनजागृति के लिए और मानव कल्याण के लिए उसका हम आप लोग अध्ययन करेंगे, उसको आप पढ़ करके आएंगे, तैयारी करके आएंगे। तो ये प्रश्नों को आपको जो दिए गए हैं इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है और यदि आपको पसंद आया हो तो निश्चय ही आप इसको लाइक करें, चूँकि इसको बनाने में भी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है या नहीं करते हैं। अगर आपको लाइक नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आप स्वतंत्र हैं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत